ये अपने संथाल परगना में 18 सीट में से मात्र 4 सीट जीती है। करारी हार के बाद आप भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से राहत दिलाने का काम करेंगे? देखिए, आगे हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं कि अगला चुनाव के लिए, और हमें विश्वास है अगला चुनाव में उसका हम लोग सूद समेत बदला वसूल करेंगे। विधानसभा में अभी तक आपको प्रतिपक्ष का नेता का मान्यता नहीं दिया गया है। अब प्रतिपक्ष के लिए हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि भाई इस राज्य में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, क्योंकि ये तो जानबूझ करके परेशानी कर रहे हैं। इसके लिए क्या लड़ना है? जब इलेक्शन कमीशन ने उस विलय की मोहर लगा दी पिछले राज्यसभा के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाते वोट भी हमने डाला, और उसके बाद वो लगे हुए हैं रोकने की, तो आप कितना दिन तक किसी को रोक सकते हैं? तो ये लोग कानून को नहीं मानता है क्या? अब तो देख रहे हैं, हाई कोर्ट ने साफ साफ बता दिया कि आपके ये अधिकार क्षेत्र में नहीं, आप ये गलत कर रहे हैं। तो आज हम अखबार में देख रहे थे शायद सुप्रीम कोर्ट जाने की वो तैयारी कर रहे हैं। तो वो लड़ाई रहेगी अपनी जगह पर, लेकिन हमने कहा कि भाई हम कोई अपोजिशन के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमने पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी सबको कहा है कि भाई अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी के बने, इसके लिए हम सब लोगों को आप काम करना। ये भाजपा बदनाम करने के लिए इस तरह का साजिश रच रहा है। अरे भैया, ये तो बताओ ना, 2013 में मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में एक लड़की के साथ क्या हुआ घटना, वो तो उस लड़की ने लिख करके बांद्रा के मेट्रोपॉलिटन सिटी के क्या बोलते हैं कोर्ट में उन्होंने लिखित में दायर किया है। लड़की का उसमें मेडिकल हुआ था। अब यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि उसको जांच होनी चाहिए ना, मेडिकल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्यों बोल रहे हैं? हम लोग कोई आरोप लगा रहे हैं क्या? वो तो लिखित में है, उन्होंने, लड़की ने लिखित में दिया है। भाई उस पर बात करना चाहिए। जिस वक्त जिस समय का दिया, उस समय क्या उस होटल में गए थे क्या? ये सारी चीज़ें जांच होगी तो पता चलेगा। हमने तो इतना ही कहा है, और हमने ये कहा है कि भाई मुख्यमंत्री के ऊपर ये संगीन आरोप है, कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। और उस समय भी ये लोग रफा दफा करने की कोशिश की थी, जो उसका पूरा समझ में आता है उस कागजात को जो देख करके। तो हमने कहा कि भाई मुख्यमंत्री के ऊपर जब संगीन आरोप लगे हैं तो उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए, और पूरे मामला को सीबीआई से जांच कराने के लिए खुद उनको लिख करके देना चाहिए। तो ये उनको हिम्मत जुटानी चाहिए। हम लोग क्या आरोप लगा रहे हैं? तो आरोप तो 2013 में ही लगा चुकी है, और मामला आज भी वो लंबित पड़ा हुआ है, कोई मामला समाप्त नहीं हुआ है। ये सत्ता का और पैसे का जो बल से अब मामले को लोगों ने दबा करके रखे हुए हैं, या उसको रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। इसे लेकर के बीजेपी आंदोलन करेगी क्या? देखिए, बीजेपी आंदोलन तो मैं कहूँगा कि आंदोलन का स्वरूप तो यही होता है ना। हम लोगों ने उठाया, महिला मोर्चा ने पूरे राज्य के सभी स्थानों पर पुतला दहन किया। फिर महिला मोर्चा की ओर से गवर्नर से भी प्रतिनिधि मंडल मिले थे और लोगों ने शिकायत दर्ज की है। तो धीरे धीरे जो आंदोलन का बाकी जो स्वरूप होता है कि हमें राज्य की जनता को बताना कि भाई राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर किससे आरोप है। महाराष्ट्र बीजेपी इसमें क्यों चुप है? अरे महाराष्ट्र बीजेपी क्या करेगी? हमने कहा कि मामला अदालत में है ना सब कुछ, तो हम लोग उसी को तो कह रहे हैं कि पूरे मामलों की जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के स्वयंभू प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी इन दिनों संथाल परगना के दौरे पर हैं। इसे लेकर के आज जामताड़ा परिषद में उन्होंने पत्रकारों से एक बात किया। बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि विभिन्न मंच मोर्चा के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के लिए जामताड़ा का जो है दौरा किया गया। इसे लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ एक विचार विमर्श करके और आगे की रणनीति, जिसमें खास करके कृषि केंद्र के द्वारा जो कृषि कानून बनाया गया है, इसको विपक्ष के द्वारा जो हथियार बना करके सरकार को बदनाम करने की नियत से जो
बात बताई जा रही है, लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उसी को बताने के लिए कार्यकर्ताओं को टिप्स दिया गया। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि भाजपा के लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बदनाम करने के नियत से जानबूझ करके एक महिला के द्वारा मुंबई के किसी थाने बांद्रा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में केस का हवाला देकर के जो बदनाम किया जा रहा है, इनका चरित्र हनन किया जा रहा है, इसे लेकर के उन्होंने बताया कि चूंकि ये मामला 2013 का है, इसमें बीजेपी का कहीं कोई रोल नहीं है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि जब अभी तक जो है बीजेपी मेडिकल जो होता है पीड़िता का, मेडिकल रिपोर्ट में क्या बात है वो स्पष्ट नहीं कुछ कह पाए। इससे साफ प्रतीत होता है कि ये लोग जो है मेडिकल रिपोर्ट से ज़्यादा जो है दुष्प्रचार करने की नियत से ही हेमंत सोरेन को आड़े हाथ ले रहे हैं, क्योंकि 7 साल के बाद जो ये बता रहे हैं 2013 की मामला है, तो 7 साल हो जाता है। 7 साल में किसी भी बलात्कार पीड़िता का, दुराचार पीड़िता का मेडिकल हो जाना चाहिए। अब ऐसे में मेडिकल पीड़िता का हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तो बीजेपी वाले लोग ही जाने और बाबूलाल मरंडी ही जाने। लेकिन इन्होंने कहा कि अभी तो हम लोगों ने जांच का मांग किया है। खैर जांच में जो है क्या बात आएगी नहीं आएगी ये अलग बात है, लेकिन इन्होंने कहा कि महिला मोर्चा के द्वारा इधर विगत दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जगह जगह पुतला फूका गया और पुतला फूक करके उनसे डिमांड किया गया कि नैतिकता के तौर पर वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दें। लेकिन ऐसा जो है नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जो है इन लोगों के कहने पर अपने पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री के टीम के द्वारा एवं जेएमएम एवं अन्य सरकार के में जो शामिल दल है उन लोगों के द्वारा भी बात बात पर कही जा रही है कि ये जो है भाजपा का एक एजेंडा है, भाजपा के पास सब कुछ नहीं है। तो ये लोग इसी ढंग का जो है कुछ न कुछ बोल करके सरकार को बदनाम करने के नियत से एक अपना ये लोग जो है एजेंडा चला रहे हैं। हालांकि जब इनसे पूछा गया कि बीजेपी यहाँ पे करारी हार चुकी है, चूंकि पूरे संथाल परगना में 18 विधानसभा क्षेत्र में मात्र जो है 4 ही विधानसभा क्षेत्र बीजेपी यहाँ पर जीती है। बाद बाकी सीटों पर तो कांग्रेस जीती है, जेवीएम जीती है और जेएमएम जीती है। यहाँ पे मात्र जो है 4 सीट पर ही आपको जाकर के बीजेपी जीत हासिल कर पाई है। तो इन्होंने कहा कि अब हम लोग जो है इसको शुद्ध समेत वापस लेंगे। हालांकि अभी चुनाव का समय है नहीं, लेकिन बेमौसम जो है ये बरसात बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अभी तो 1 साल का ही समय कार्यकाल हुआ, अभी 4 साल है। अब 4 साल में के बाद एक किस ढंग से बीजेपी जेएमएम और कांग्रेस से शुद्ध समेत तो वापस करती है, ये तो भविष्य की गर्भ में है। लेकिन तब तक जो है बाबूलाल मरंडी बीजेपी में रहेंगे कि जाएंगे कहना मुश्किल है, चूंकि इन्होंने 2007 में ही एक बार जो है बीजेपी को छोड़ दिया था, फिर 2020 में आया। तो इनको जो है कुछ इनसे हुआ होगा सेटिंग गेटिंग बीजेपी का। लेकिन अभी जो बात लग रहा है, इससे लग रहा है कि बीजेपी में ही अभी बाबूलाल मरंडी रहे। अगर कल दल भी छोड़ दे तो, क्योंकि एक बार जो आदमी दल छोड़ देता है तो उसके लिए कभी भी कोई भी दल छोड़ना बड़ी बात नहीं। अब तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए था। और मजे की बात है कि पुलिस विभाग, उसके होम मिनिस्टर सीएम के पास ही है, वही है। और तब अगर ये स्थिति है, फिर करप्शन की कहानी तो आप सब लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। मैं बड़े बड़े कमीशन की और घोटालों की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आम लोगों के जुड़ाव जहाँ है, आम लोगों की जुड़ाव थाना से है, आम लोगों के जुड़ाव ब्लॉक और अंचल से है। लेकिन ये जो स्थान है एक करप्शन का अड्डा बन गया। अब वहाँ कोई भी जाता है, बिना पैसे से कोई काम नहीं होता है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये गजब स्थिति है। थाना उस विभाग के मंत्री खुद मुख्यमंत्री है, अंचल विभाग के मंत्री खुद मुख्यमंत्री है। और तब अगर इस स्थिति है तो अन्य विभागों की क्या हालत है। तो मानो ऐसा लगता है कि इस राज्य में ये जो सरकारी कर्मचारी है, पदाधिकारी है,
इन लोगों को वसूली में लगा दिया गया है। और इसलिए आज पूरे प्रदेश में आम जनों की तो कोई सुनने वाला नहीं है, आम लोग त्रस्त है। और सरकार कितनी लोग चला रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी लगता है इतर और कोई मजबूत लोग हैं जो सरकार सत्ता का जो लोग संचालन कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि पुलिस विभाग में डीएसपी स्तर के एक बार 6, एक बार 12 ऐसे कोई पदाधिकारियों का ट्रांसफ़र होता है, और जिस दिन ट्रांसफ़र होता है उसी दिन रद्द भी हो जाता है। तो हमें बड़ा आश्चर्य लगता है कि चूँकि हम मुख्यमंत्री रहे, हमें पता है कि इन लोगों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग कैसे होता है। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का 2 ही रास्ता था, या तो चीफ सेक्रेटरी, एक क्या कहते हैं मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी को बुलाए होंगे, डीजी को बुलाएंगे, होम सेक्रेटरी को बुलाए होंगे, और साथ में फाइल बना करके वहीं लोग सब कुछ स्वीकृत कर लिए होंगे, और इसके बाद नोटिफिकेशन होता है। एक तो ये होता है ताकि कोई पैरवी वगैरह नहीं हो सकता है, तो ये रास्ते लोग अपनाते। जैसे हम जब मुख्यमंत्री थे तो सामान्यतः इसी रास्ते को हम अपनाते थे, ताकि कोई किसी का इधर उधर पैरवी नहीं हो, सामने बैठ कर के एक ही जगह फाइल सब साइन हो गया और इसके बाद नोटिफिकेशन हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि डीजी ने बनाया होगा फाइल, और डीजी होम सेक्रेटरी को भेजा होगा, चीफ सेक्रेटरी को भेजा होगा, फिर मुख्यमंत्री के पास गए, और इन लोगों की स्वीकृत होने के बाद, यानी इन लोगों की सहमति से काम पूरा हुआ, फिर चीफ सेक्रेटरी के पास फाइल वापस आया होगा, फिर इसके बाद होम सेक्रेटरी के पास जाता है, फिर नोटिफिकेशन होम से हुआ, और उसके बाद अगर स्थगित होता है, इसका मतलब ये होता है कि मुख्यमंत्री के इतर भी कोई और मुख्यमंत्री है पर्दे के पीछे, जो इन लोगों से भी बड़ी ताकतवर है, जिसको आप बिचौलिया भी कह सकते हैं, सत्ता के दलाल भी कह सकते हैं। लगता है कि झारखंड की सत्ता उन लोगों के हाथों में है। जब ऐसी सत्ता रहेगी राज्य में, तो ना करप्शन रुकेगा, ना लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, ना विकास का काम होगा। तो आज राज्य वहीं आकर के फंसा हुआ है। हम सब लोगों ने अब तय किया है कि 1 साल हम लोगों ने समय दिया सरकार को। 1 साल तक हम लोग विरोध भी नहीं किए, सड़क पर भी नहीं निकले, लेकिन अब लगता है कि जनता ने जो मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो अब हम जनता के बीच आएंगे, और पिछले दिनों से हम लोग शुरू किए हैं। और अभी आप देख रहे होंगे पंचायत का चुनाव कराना चाहिए था सरकार को, लेकिन उसको चुनाव के पूर्व ही, समाप्त होने के पूर्व ही सब डीएम को पत्र लिख दिया कि भाई जिस दिन समाप्त हो रहा है और सारे अधिकार आप हस्तगत कर लीजिए। हमारा कहना है कि भाई आप चुनाव नहीं कराइए, आपकी जिम्मेवारी है। आज देश के कई राज्यों में विधानसभा का उपचुनाव हो गया, बिहार में विधानसभा का चुनाव हो गया, कई राज्यों में स्थानीय निकायों का चुनाव हो गया, अब तो जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो गया, रिजल्ट आ रहे हैं। तो झारखंड में इन्होंने चुनाव नहीं कराया जानबूझ करके, ताकि पूरे अधिकार को अपने पास हस्तगत कर ले। हमारी मांग है कि भाई सरकार अगर चुनाव नहीं कराती है, जब तक अगला चुनाव नहीं होता है, नए जनप्रतिनिधि चुन करके नहीं आ जाते हैं, तब तक सारी पावर को, जैसे जनप्रतिनिधि लोग काम कर रहे थे वैसे ही उसको डेलीगेट कर दे। जिस पत्र को उन्होंने लिखा है उपायुक्त को, वो सारे उस पत्र को उन्होंने वापस उनको लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 एक लोगों को भी दिया होता तो समझते कि चलो भाई कुछ तो इन्होंने शुरुआत की, जो वादा किया था उसको कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं उन्होंने कुछ किया भी नहीं। ऐसे कई एक कर्मचारी थे जो अनुबंध कर्मी हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा था कि समान काम समान वेतन देंगे, अस्थायी करने तक की उन्होंने बात की थी, लेकिन आप तो बिल्कुल चुप लगा दी। यानी नौजवानों को भी सरकार ने कहा है। किसानों के लिए विधानसभा में भी उन्होंने कहा था कि सत्ता में किसानों की कर्जे को हम माफ़ कर देंगे। पहले तो 2 लाख रुपये तक की बात किए थे, लेकिन अभी तक उनका फाइल ही चल रहा है।
किसानों की ये बड़े बड़े बातें करते हैं, किसानों के कर्जे तो माफ़ नहीं किए, आज किसानों की फसल को, धान को खरीदारी में भी कंजूसी कर रहे हैं। पिछले दिनों सरकार के जो प्रमुख मंत्री है, वित्त मंत्री है, उन्होंने साफ साफ कहा था कि अभी धान में नमी है, अभी तो हम खरीदारी नहीं करेंगे और आगे फरवरी मार्च तक खरीदारी करेंगे। शायद सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये पता नहीं है कि झारखंड में कोई बड़े बड़े कृषक नहीं है, छोटे किसान हैं। उतनी लंबी समय तक धान को लोग रख नहीं सकते, इसलिए आज किसान 1000, 1100, 1200 रुपया प्रति कुंटल बिचौलियों के हाथों बेच रहे हैं। ये दावा बड़े बड़े करते हैं। जो अपोजिशन के लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं, खास करके दिल्ली के आसपास, हरियाणा और पंजाब, राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई हम किसानों के साथ हैं, देश के किसानों के साथ हैं, लेकिन झारखंड के किसानों की बिल्कुल सुधि नहीं लेते। उस पर तो इन्हें चुप लगा दिया। जब पिछले दिनों 16 तारीख को सभी ब्लॉक में हम लोग धरना पर पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम विरोध हुआ, तब थोड़ा मोड़ा उन्होंने शुरुआत की है। तो आज देश में भी किसानों को किस प्रकार से बरगलाया जा रहा है। किसानों को ये बताया जा रहा है कि एमएसपी समाप्त कर देगी सरकार, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और देश के कृषि मंत्री ने सदन में भी और सदन से बाहर भी रोज कह रहे हैं कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा। पहले भी एमएसपी था, आज भी है और आगे भी रहेगी, लेकिन तब भी किसानों को ये लोग बरगला रहे हैं। दूसरी वो लोग कहते हैं कि मंडी बाजार समिति को सरकार समाप्त कर देगी। बार बार देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को बार बार संबोधित करते रहे, कृषि मंत्री भी बता रहे बाजार समिति समाप्त नहीं होगी। सिर्फ किसानों के लिए बाजार समिति से इतर भी कहीं वो बेच सकता है अपनी सुविधा से, जहां उनको अच्छा लगे, जहां उनको अच्छे कीमत मिले। क्योंकि आज़ादी की इतनी लंबी वर्षों तक अब किसानों के हाथ को बांध के नहीं रखा जा सकता है। किसानों को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उनको भी चॉइस मिलनी चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री ने इतना ही उस नया बिल में अमेंड किया है कि भाई किसान अपनी इच्छा अनुसार जहां उनको उचित दाम मिले देश के किसी भी हिस्सों में बेच सकते हैं। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो बाजार समिति समाप्त होगी, जबकि ये बिल्कुल सरासर झूठ है। इसकी लोग अपप्रचार कर रहे हैं। तीसरा जो सवाल मामला है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के, उसमें भी लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई पूंजीपतियों के हाथों जमीन चली जाएगी। तो जमीन पर तो कोई ना जमीन लीज हो रही है, ना जमीन कोई एग्रीमेंट हो रहा है, सिर्फ फसल का हो रहा है और पहले भी होते रहा है। इसी संथाल परगना में हमें याद है 8-10 साल पहले हसदिया, सरैया हाटी वगैरह में रिलायंस कंपनी ने कि बड़ा क्या बोलते हैं आलू की खेती करने वालों को, क्योंकि वो लोग चिप्स बनाते हैं तो फिर पहले ही कांटेक्ट कर लेते हैं, खाद बीज सब उपलब्ध कराते हैं, दर भी पहले तय कर लेते हैं ताकि वो किसानों को कोई नुकसान नहीं हो। और फिर जब फसल होता है तो वो ट्रक वहाँ लगाते हैं और फिर वो लेकर के अपना चले जाते हैं। लेकिन उस पर कोई कानून नहीं था। कभी भी कोई पूंजीपति चाहे तो किसानों को ठग भी सकता था। मान ली लगा दिया, उस समय खाद बीज दिया और बाद में उन्होंने नहीं खरीदा तो फिर किसान तो बेचारा बर्बाद हो जाएगा, उसका मेहनत आना सब समाप्त हो जाएगा। सरकार ने उसी को एक कानूनी रूप दिया सिर्फ, ताकि कोई भी किसानों के साथ कोई दगा नहीं कर सके, कोई धोखा नहीं दे सके। लेकिन पूरे देश में लोग अब प्रचार कर रहे हैं और झारखंड में भी जो आज सत्ता में वही लोग बैठे हुए यहाँ भी अब प्रचार कर रहे हैं।
तो हमने कहा कि यहाँ की जो सरकार है किसानों के लिए नहीं, किसानों के हित की वो बातें नहीं करती है, काम नहीं करती है, सिर्फ बड़ी बड़ी ये गप लड़ाती है। फिर विकास का काम तो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, विकास कहीं कुछ हो नहीं रहा है। ये कहते हैं कि साहब के खजाना में पैसा नहीं है, लेकिन सत्य तो यह है कि खजाना में ये पैसा आने ही नहीं देना चाहते हैं। जितने जैसे आज कई खनिज है, खनिज के नाम से ही झारखंड प्रचलित है, लोग जानते हैं, झारखंड की पहचान है। अगर उन खनिजों का ऑक्शन किए होते तो सरकार की खजाना में पैसा आता, या उन खनिजों के लिए लीज लोगों को दिए होते, सरकार की खजाना में पैसा आता। ना ऑक्शन करता है, ना लोगों को लीज देता है, लेकिन इलीगल सब खुदाई करवा रहे, इलीगल सब ढुलाई करवा रहे, चाहे वो बालू हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे कोयला हो, चाहे आयरन ओर। यानी पूरे राज्य में अगर खनिजों की पहली दफा हम देख रहे कि भाई सत्ता में बैठे हुए लोग इसको लुटवा रहे हैं, चोरी करवा रहे हैं, तो फिर सरकार की खजाना में तो पैसा कैसे आएगा। तो आज सारे के सारे काम ठप पड़ा हुआ है, सरकार की खजाना खाली है, लेकिन अपनी खजाना, सत्ता में बैठे हुए लोगों की खजाना तो भर रहा है। आज ये स्थिति है राज्य की। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है इस प्रदेश में, वो बद से बदतर है। कोरोना के काल में, लॉकडाउन में देश के अंदर में जो क्राइम में कमी आई है, लेकिन झारखंड में कहीं कोई कमी नहीं है, बल्कि बढ़ोतरी हुई। चोरी है, डकैती है, हत्या है, अपहरण है, ये आम बात हो गई। राज्य की राजधानी में भी अपराधियों की ओर से, उग्रवादियों की ओर से वहाँ व्यवसायियों, उद्यमियों को मोबाइल से, व्हाट्सएप से रंगदारी मांगा जाता है, पैसे नहीं देंगे तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। और इतना ही नहीं, एक तो अखबार के मालिक के घर पर ही हमला हुआ था 15 अगस्त को पिछले दिन, और वो भी मोराबादी के मैदान के बगल में दोपहर में। बाद में लोग पकड़ाया, ग्रेनाइड मिला, तो फिर उग्रवादियों से उनका संबंध ये लोगों ने स्वीकार किया। तो आज हालत क्या है राज्य में? आज बहुबेटियां भी सुरक्षित नहीं है। इन 1 वर्षों में 1500 के करीब महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई, उसमें सबसे अधिक बच्ची प्रभावित हुई और उनकी हत्या भी कर दी गई। संथाल परगना को हम लोग पीस जोन मानते थे पहले, कि संथाल परगना सबसे शांति है, इस क्षेत्र में कोई क्राइम नहीं होता है, लेकिन पिछले दिनों आप देखें तो संथाल परगना में भी इस प्रकार की घटनाओं में बड़ी तेजी से बढ़ी इजाफा हुआ है। कई एक बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ, उनकी हत्या कर दी गई। तो ये जो आज राज्य की स्थिति है, सरकार बाकी विकास के बारे में तो कह रही कि मेरे पास संसाधन नहीं है, लेकिन पुलिस विभाग में संसाधनों की कमी नहीं है। हम याद करते उन दिनों को जब झारखंड बना था, हम राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त थाना में गाड़ी नहीं हुआ करता था, मोटरसाइकिल से पुलिस दरोगा वहाँ घूमते थे। आज तो थाना में 2-3 आपको गाड़ियाँ मिलेगी। उसके बाद उस वक्त 20-25 हज़ार, 20 हज़ार या 24 हज़ार ऐसे कोई पुलिस बल थे। आज झारखंड में 80 हज़ार से अधिक पुलिस बल है। तो आज संसाधनों की कमी नहीं है।